8 साल की ललिता और उसकी 4 साल की बहन सीमा के दिन की शुरुआत तब हो जाती है जब ज्यादातर लोग नींद की आगोश में रहते हैं। दोनों बहनें फुटपाथ पर रहती हैं और पौ फटते ही दोनों बहनें एक गंदा सा बोरा पीठ पर लेकर निकल जाती हैं कूड़ा बिनने। आज सुबह भी वे दोनों बहनें कूड़ा बिनने निकल गई थीं और हर दिन की तरह एक जगह पड़े कूड़े के ढेर से अपने मतलब की चीजें ढूंढने लगी। तभी अचानक ललिता जोर से चीखी, आह! क्या हुआ दीदी? कूड़े के ढेर से कोई नुकीली चीज ललिता की उंगलियों में चुभ गई थी। उसकी उंगली से खून निकल रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है दीदी? हाँ सीमा, बहुत जलन हो रही है। सीमा ने अपनी फटी फ्रॉक के हिस्से से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और अपनी बड़ी बहन के घाव पर पट्टी की तरह बांधने लगी। पता नहीं लोग नुकीली चीजें क्यों कचरे में डाल देते हैं। ठीक हो जाएगा दीदी, मैंने पट्टी बांध दी है। सीमा और ललिता अनाथ हैं। उनकी माता विमला और पिता सुरेश भी कूड़ा बिनने का ही काम करते थे। जब तक वे जिंदा थे उन दोनों बहनों की जिंदगी ठीक से चल रही थी। सीमा, ओ सीमा, कहाँ है रे? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं बाबा? तुम्हारे जैसी ही एक गुड़िया लाया हूँ। तब सुरेश ने सीमा के हाथों में एक गुड़िया रखते हुए कहा, बाबा कितनी सुंदर गुड़िया है ये। थोड़ी गंदी हो गई है लेकिन मैं इसे अभी नहला देती हूँ, देखना फिर बिल्कुल नई सी हो जाएगी। अरे अभी नहलाओगी तो इसे सर्दी हो जाएगी। पहले खाना खा लो, कल सुबह नहला देना। उन लोगों का जीवन हंसी खुशी ही चल रहा था। रोज की तरह विमला और सुरेश कूड़ा बिनने निकले थे। एक जगह कूड़े के ढेर पर नजर जाते ही सुरेश और विमला रुक गए और कूड़े के ढेर से अपने काम की चीजें खोजने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ टिक 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 की आवाज सुनाई दी। विमला, ये आवाज कैसी आ रही है? टिक 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 की? अरे कोई घड़ी होगी जी। लेकिन तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर स्थित एक घड़ी नुमा चीज पर गई। देखिए तो, लगता है यही है वो घड़ी जिससे आवाज आ रही है। लेकिन ये बहुत ही अजीब घड़ी नहीं है, इसमें समय तो बता ही नहीं रहा है। विमला की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उस घड़ी में विस्फोट हो गया। उस दिन शहर में 11 जगह इस तरह के विस्फोट हुए। कई लोग मारे गए। विमला और सुरेश भी इस भयानक बम विस्फोट के शिकार हो गए। माँ, बाबा, दीदी, हमारे माँ बाबा कहाँ चले गए? कहाँ? कुछ दिन तो शोक में बीते, लेकिन शोक की भी एक आयु होती है। उसके बाद वो भी दम तोड़ देता है। और जब पेट में रोटी ना हो तो फिर क्या कहना। दीदी, घर में खाने को अब कुछ भी नहीं बचा है। मकान मालिक चाचा भी 2 बार किराए के लिए आ चुके हैं। न तो पैसे हैं हमारे पास और ना ही कोई काम। अब हम क्या करेंगे? सीमा, हमें भी माँ बाबा की तरह कूड़ा बिनने का काम करना होगा। लेकिन वो तो हमें आता नहीं। सब सीख जाएंगे। माँ बताती थी मुझे कभी कभी कि कचरों के ढेर से क्या चीजें निकालनी होती है, क्योंकि उन्हीं चीजों का तो दाम कबाड़ वाला देगा। दोनों बहनें अगले दिन से ही कूड़ा बिनने जाने लगी, लेकिन उनके मतलब की कोई भी चीज उनके हाथ नहीं लगती। लेकिन भूख तो लगती ही थी। कूड़ा बिनने के दौरान उन्हें जो कुछ भी खाने को मिलता वो खा लेती। सड़े गले फल, बासी रोटी, खराब चावल, जो मिलता वो, क्योंकि भूख तो किसी भी कीमत पर मिटानी ही थी। एक दिन की बात है, रात के 8 बज रहे थे, तभी उनका मकान मालिक धमक गया। क्यों नहीं ललिता? सीमा, मेरे किराए का क्या हुआ? कब तक देना है? देना भी है कि नहीं है? हाँ, देना क्यों नहीं है। कब देना है? इसी जन्म में ना? हम लोग हर रोज कूड़ा बिनने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई कमाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है बेचने लायक। जैसे ही हमारी कमाई शुरू होगी, हम आपके किराए के सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोगों को क्या मैं कोई मूर्ख दिखता हूँ हैं? कि तुम लोगों की कमाई के इंतजार में मैं अपनी कमाई रोक दूं? तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने दूसरे किराएदार से बात कर ली है, कल वो यहाँ आ जाएगा। और हाँ, घर से कोई भी सामान ले जाने की हिम्मत मत करना। तभी सीमा ने डरते डरते हाथ में एक तस्वीर उठाकर मकान मालिक से पूछा, मालिक, माँ बाबा की ये तस्वीर ले जा सकती हूँ क्या? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं ले जा सकती। ये कहकर उसने सीमा के हाथों से वो तस्वीर छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। दोनों बहनों की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। उस दिन से वे दोनों फुटपाथ पर ही रहने लगे। हालांकि धीरे धीरे उन्हें कूड़े से काम लायक चीजें मिलने लगी थीं, जिन्हें वो कबाड़ी को बेच देते और उससे कुछ पैसे कमाते। लेकिन वो पैसे इतने कम होते कि एक टाइम की रोटी ही उनके नसीब में होती। पता नहीं हम दोनों का जीवन ऐसे ही कब तक चलता रहेगा।
कभी एक समय की रोटी नसीब होती है तो कभी वो भी नहीं। एक दिन की बात है, रात का समय था। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर भागता हुआ आ रहा है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बैग था। भागते भागते वो एक ऐसी बिल्डिंग में घुस जाता है जो हमेशा से बंद रहती थी। ललिता और सीमा ने जब ये देखा तो ये कौन हो सकता है? ये बिल्डिंग तो हमेशा बंद रहती है, फिर वो आदमी इस बिल्डिंग में क्या करने गया है? कुछ देर बाद उन दोनों बहनों ने देखा कि उस बिल्डिंग से आदमी की बजाय एक औरत सज धज कर निकल रही है। उसके बाद वो औरत एक लाल रंग की कार जिसका नंबर 2212 था, उसमें बैठकर चली गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चमत्कार है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की सायरन उस इलाके में हर ओर बजने लगी थी। दोनों बहनें बहुत डर गई थीं। दीदी, इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां, जरूर कोई बात है, लेकिन क्या? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पुलिस की गाड़ी थोड़ी देर वहां रुकी, फिर वहां से चली गई। लेकिन दोनों बहनों के दिमाग में ये बात खटकने लगी कि आखिर वो आदमी कौन था। वो जब उस बिल्डिंग के अंदर गया तो फिर औरत बनकर कैसे बाहर निकला? वो दोनों हिम्मत करके उस सुनसान बिल्डिंग में गई और वहां जो देखा तो उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीदी, ये क्या है? इतनी सारी घड़ियां, लेकिन ये आम घड़ियों से अलग हैं। नहीं सीमा, ये घड़ियां नहीं है, ये कुछ और है। मैंने कहाँ देखा ऐसी चीज को? हाँ, याद आया, एक बार मैंने सुमन चाची की टीवी में फिल्म में देखी थी ऐसी चीज। ये बम है, वही बम जिसके विस्फोट ने अम्मा बाबा की जान ले ली। हमें पुलिस को खबर देनी होगी। दोनों बहनें पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगी। रास्ते में ही उन्हें एक पीसीआर वैन दिख गया और इंस्पेक्टर साहब को सारी बातें बताई। ये तुम सब लोग क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। आप जल्दी चलिए। तुमने बताया कि एक आदमी उस बिल्डिंग में घुसा और फिर औरत बनकर निकला और एक कार में बैठकर निकल गया। क्या तुम्हें उस कार का नंबर पता है? हाँ सर, बिल्कुल पता है। उस कार का नंबर था 2212। इंस्पेक्टर ने वॉकी टॉकी पर उस कार की घेराबंदी करने की बात को कहा और अपनी टीम के साथ उन बच्चियों को लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुंचे। सभी लोग इतने सारे टाइम बम देखकर दंग रह गए थे। एक बार फिर से इस शहर को दहलाने की साजिश हो रही थी। तभी इंस्पेक्टर के नंबर पर एक कॉल आया और बताया गया कि उस कार को कब्जे में ले लिया गया है। उसमें जितने लोग बैठे थे वे सभी आतंकवादी थे। ललिता और सीमा की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। अगले दिन हर ओर उनकी ही चर्चा हो रही थी। क्या अखबार, क्या टीवी, क्या रेडियो। सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए इनाम भी दिए और उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी सरकार ने उठाया। आज दोनों बहनें इंटर की परीक्षा पास कर चुकी हैं और पुलिस विभाग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनकी मंजिल जरूर मिलेगी। ओ भिखारी, अंधा है क्या है? अभी ब्रेक नहीं लगाता ना तो तेरा राम नाम सत्य हो जाता। मैं जानता हूँ तुम भिखारी जानबूझकर गाड़ी के आगे आते हो और ब्लैकमेल करके हम अमीरों से पैसे ऐंठते हो। माफ कर दो बेटा, बड़ी भूल हो गई सचमुच। अब तो मुझे भी लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल्दी से मेरे साथ राम मंदिर में। अरे पूरी आलू का प्रसाद बांटा जा रहा है, रात की रोटी का गुजारा तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। जानकी बेचारी भी सुबह से भूखी होगी। मोहन प्रसाद लेकर घर पहुँचता है। जानकी, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भगवान के मंदिर में ये पूरी आलू का प्रसाद बट रहा था। पहले आप तो खाओ, हर वक्त मेरी ही चिंता करते रहते हो। आज तक कभी अकेले खाया है जो अब खाऊंगा। चल एक काम कर, दोनों मिलकर खाते हैं। मोहन सड़कों पर भीख मांगकर अपना और अपनी पत्नी जानकी का पेट पालता था। एक दोपहर जब मोहन अपनी झुग्गी में सो रहा था, एक घबराई हुई महिला उसका पता पूछती हुई वहां आती है। भैया जी, ये मोहन जी कहाँ रहते हैं? मोहन, वो जो भीख मांगता है, वो सामने टूटी हुई झुग्गी देख रही हो, वही मोहन भिखारी रहता है। महिला की आंखों में आंसू थे। वो मोहन की झुग्गी तक पहुंचती है। जानकी और मोहन महिला को देखकर चौंक जाते हैं। नंदिनी, तुम और यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? मेरा आनंद तो ठीक है ना? भैया भाभी, आनंद ठीक नहीं है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ आप ही बचा सकते हो मोहन भैया। क्या हुआ मेरे आनंद को? मेरा छोटा भाई किस मुसीबत में है? नंदिनी नाम की ये महिला मोहन और जानकी के छोटे भाई आनंद की पत्नी है, जो अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए मोहन के पास आई है। इसके लिए कहानी को 5 साल पीछे ले जाना होगा। मोहन पहले ऐसा नहीं था।
वो एक करोड़पति बिजनेसमैन सेठ मोहनलाल के नाम से जाना जाता था। जानकी, तुम्हें पता है आनंद आज कलकत्ता से दिल्ली वापस लौट रहा है। क्या आनंद आ रहा है? मेरा बेटा, मेरा आनंद कितने सालों बाद आ रहा है। तुमने भी तो आनंद को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। भले ही आनंद तुम्हारा देवर है, पर तुमने उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया है। आप सच कह रहे हो जी। जब मैं शादी होकर आई थी तब आनंद कितना छोटा था, मासूम सा। उसने भी तो जब मुझे पहली बार भाभी माँ कहकर पुकारा था तो मेरा मन गदगद हो गया था। गाड़ी की आवाज आई है, लगता है आनंद आ गया। ये कौन है आनंद? भैया ये नंदिनी है, मैंने नंदिनी से शादी कर ली है। अचानक कुछ भी बिना बताए? सुनो जी, पहले दोनों को अंदर तो आने दो। सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछ लोगे क्या? आओ बहू, अंदर आओ। भैया, नंदिनी के पापा का अचानक देहांत हो गया, इसलिए नंदिनी और मुझे शादी करनी पड़ी। नंदिनी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। आनंद, नंदिनी अब इस घर की बहू है। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि ये अकेली है। नंदिनी से शादी हुए आनंद को अभी कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन जब आनंद काम से घर लौटा। क्या हुआ नंदिनी, तुम गुस्से में मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? आनंद, इस घर में हमारा क्या वजूद है? मुझे कुछ अपने लिए खरीदना हो तो भैया भाभी से भीख मांगो, और तिजोरी की चाबियां भी जानकी भाभी के पास ही रहती हैं। बताओ, इस घर में मेरा हक है भी या नहीं? आज घर में सुनार आया था, मेरा जेवर लेने का मन था, पर भाभी ने कहा कि अभी हमें जेवर की जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं अपना मन कब तक मारती रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं भैया भाभी से बात करता हूँ। आनंद, सुनार को मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अभी घर में बहुत जेवर पड़े हैं। फालतू के खर्च करने से क्या फायदा? अगर नंदिनी को कोई भी जेवर पहनने के लिए चाहिए तो वो मेरे से ले सकती है। मैंने उसे मना नहीं किया। अच्छा, बड़ी चालाक हो। मुझे अपने पुराने जेवर देकर बच्चों की तरह बहलाना चाहती हो? अगर इतना ही कुछ करना चाहती हो तो लाओ, तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ में दे दो। जानकी तिजोरी की चाबियां नहीं देगी। जानकी ने इस घर को अपने प्रेम से सींचा है। तो ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। नंदिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। भाभी, तिजोरी की चाबियां दो। ये किस तरह से अपनी भाभी से बात कर रहा है? कोई बात नहीं जी, ये लो नंदिनी तिजोरी की चाबियां, आज से तुम रखो। नंदिनी तिजोरी की चाबियां अपने कब्जे में कर लेती है। अब तो नंदिनी रोजाना ही खुला खर्चा करने लगी। पार्टी, शॉपिंग, सहेलियों के साथ घूमना, घर बुलाकर देर रात तक पार्टी करना और पैसे उड़ाना उसकी आदत हो गई थी। एक शाम जब मोहन घर आया। जानकी, ये सब घर में क्या चल रहा है? आप आराम से बैठ जाओ, मैं चाय मंगवाती हूँ। रुको, मैं अभी जाकर नंदिनी से बात करता हूँ। अरे रुको, सुनो तो। नंदिनी, ये सब क्या चल रहा है? शराबें पीना, सिगरेट फूकना, ये सब हमारे मंदिर जैसे घर में नहीं चलेगा। हमारे घर में? ये घर कब से आपका हो गया? ये घर आपका नहीं, मेरा है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये घर जानकी के नाम है। भाभी के नाम था, पर अब ये घर मेरे नाम है। तभी आनंद आ जाता है। आनंद, अपने भैया भाभी को बताना कि ये घर किसके नाम है। नंदिनी सही कह रही है, अब ये घर भाभी के नाम नहीं है, ये सब कुछ हमारा है, यानी कि मेरा और नंदिनी का। इस घर का 1 रुपया भी आपका नहीं है। याद है उस दिन मैं आपके पास कमरे में आया था? मोहन भैया, ये कुछ जरूरी काम जो साइन करवाने के थे, मुझे अभी ऑफिस निकलना है। लाओ, मैं अभी कर देता हूँ। इधर दो पेपर। भैया, एक बार पेपर पढ़ तो लेते। अरे तूने पढ़ लिए ना, तो फिर एक ही बात है। ये ले, मैंने साइन कर दिए। वो पेपर ऑफिस के किसी काम के नहीं थे, बल्कि इस घर के कागजात थे। ये घर मैंने नंदिनी के नाम कर दिया था। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं धक्के मारकर आपको इस घर से निकाल दूंगी। बड़े आए मेरी पार्टी खराब करने वाले, सारा मूड ऑफ कर दिया। चलो आनंद, हम कहीं बाहर चलकर खाना खाएंगे। इस कूड़ा करकट को घर से फेंक देते हैं। भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज आपको दर दर भटक कर भीख मांगनी पड़ रही है। शायद भगवान ने हमें इसी बात की सजा दी है। आनंद का लीवर खराब हो गया है, उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर ने कहा है यदि परिवार का कोई सगा सदस्य अपना आधा लीवर दे दे तो आनंद की जान बच सकती है, नहीं तो आनंद नहीं बच पाएंगे। अब नहीं, मेरे आनंद को कुछ नहीं होगा। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे आनंद के पास। मोहन और जानकी नंदिनी के साथ जब जा रहे थे तो आसपास के सभी झुग्गी वाले भिखारी उन्हें गाड़ी में जाता हुआ देख रहे थे। मोहन आनंद की जान बचाने के लिए अपना लीवर दे देता है। मोहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वो खतरे से बाहर हो जाता है। भैया भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने देवता समान भाई भाभी को घर से निकाल दिया और आज आपने ही मेरी जान बचाई। भाभी, आपने मुझे बच्चों जैसा प्यार दिया, पर मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं है। आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया?
आनंद मेरे बच्चे, आज बोल दिया, आगे ना बोलना। आनंद और नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मोहन और जानकी को अपना खोया हुआ रुतबा और शोहरत वापस मिल जाती है। मोहन गरीबों की बस्ती में जाता है जहां उसने 5 साल गुजारे थे और उन गरीब लोगों की सहायता करता है। बस्ती के सब लोग भी मोहन और जानकी के लिए बहुत खुश थे। Thanks for watching.